Hi everyone, once again welcome back my YouTube channel Times Career. Today we will discuss about first part of electrostatics Coulomb's law. तो आइए बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट कूलम्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ क्या है, यानी साइंटिस्ट कूलम ने कौन सा नियम दिया। तो नियम से पहले हम लोग थोड़ा सा कूलम के बारे में जानेंगे कि वो है कौन और किसके संबंध में कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स का जो पूरा नाम है, उसका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम। पूरा क्या नाम है? चार्ल्स अगस्टिन कूलम। और इन्होंने दो चार्ज के बीच, यानी एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उस फोर्स के संबंध में एक नियम दिया जिसे किस नाम से जाना जाता है? कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो चार्ल्स अगस्टिन कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट यानी फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने 1785 ईस्वी में दो चार्ज के बीच यानी दो रेस्ट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अब बात उठ रहा है कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए या तो फिर दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए, तो इन दिस कंडीशन, तो ऐसा सिचुएशन में दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स यानी क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो विकर्षण बल होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट हो जाए, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो फिर दोनों के बीच कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा? आकर्षण बल यानी एट्रैक्टिव फोर्स आरोपित होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इतनी सी बात लिख सकते हैं कूलम्स लॉ का। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स के संबंध में साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो क्रियाशील फोर्स का नेचर आकर्षण एवं विकर्षण दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो। दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच, दो रेस्ट पॉइंट, रेस्ट मतलब दोनों चार्ज विरम में है और पॉइंट मतलब होता है बिंदुवत यानी छोटा चार्ज। तो दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच के यानी दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार सुनिए आप लोग, दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है उसका स्टेटमेंट। तो मान लीजिए कि दो चार्ज, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? F है, और उनके बीच जो क्रियाशील फोर्स है वो क्या है? F है। तो दो बिंदुवत चार्ज है, एक Q1 और दूसरा क्या है? Q2। दोनों का नेचर कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों फिर नेगेटिव होगा तो उनके बीच क्रियाशील फोर्स क्या होगा? विकर्षण होगा यानी रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर दोनों का नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या होगा? आकर्षण। तो यहाँ पर मैं नेचर पर बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड पर बात कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट कहता है कि दोनों चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती यानी Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होता है। संज्ञा से 1 मान लिए, और उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। संज्ञा से क्या मान लिए? 2 मान लिए। तो ये था स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से हम लोग जानते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2। Q1 पहला चार्ज है और Q2 क्या है? दूसरा चार्ज है, और R क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब इन समीकरण 1 और 2 को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे टैकिंग इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड का मतलब होता है कि संयुक्त अवस्था में लेने पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R²। तो F समानुपाती हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 इंटू Q2 बटे R²। इस K को कूलम्स कांस्टेंट या कप्पा कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलम्स कांस्टेंट या कप्पा कांस्टेंट। और K का जो मान है, दोनों चार्ज के बीच के नेचर यानी दोनों चार्ज के बीच के जो मीडियम है यानी उसके बीच जो खाली रिक्त स्थान है
उसके बीच के मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन, पहला कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन ए, अगर दोनों चार्ज के बीच हवा या निर्वात हो तो डैट मीन्स फॉर एयर या वैक्यूम, तो एयर या वैक्यूम के लिए जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट। इस सिंबल को एप्सिलॉन नट कहा जाता है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात का विद्युतशीलता। तो हवा या निर्वात के लिए के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और एप्सिलॉन नट को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे F बराबर, तो F बराबर, तो के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो जब दो चार्ज के बीच, दोनों चार्ज के बीच जब हवा या निर्वात होगा, हवा या निर्वात यानी एयर या वैक्यूम होगा, तो उनके बीच जो क्रियाशील फोर्स होगा F बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दूसरा कंडीशन, कंडीशन बी, तो कंडीशन बी क्या कहता है, फॉर अदर मीडियम। तो यहाँ पर अदर मीडियम में कोई भी मीडियम हो सकता है, सिर्फ दो मीडियम नहीं होना चाहिए, दो चीज़ नहीं होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच, एक एयर नहीं होना चाहिए, एक वैक्यूम। एयर या वैक्यूम को छोड़कर अगर दो चार्ज के बीच कोई भी मीडियम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, डेट मीन्स के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, नट नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो डेट मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे, और एप्सिलॉन को यहाँ पर पढ़ा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सिर्फ एयर और वैक्यूम की जगह क्या पढ़ा जाता है, मीडियम। तो डेट मीन्स हम लोग यहाँ पर कहेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। तो इस तरह कूलम्स लॉ आपके सामने है, पूरा फार्मूला आप देख रहे हैं। मैंने जस्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन किया कि दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट के नीचे डायग्राम को बना के आपको लिखना है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, F समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो दोनों समीकरण को कंबाइंड फॉर्म में जैसे लिखेंगे वैसा फॉर्म में आएगा। जैसे समानुपाती हटेगा एक कांस्टेंट क्या आएगा, के को कूलम्स कांस्टेंट या कप्पा कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो दोनों चार्ज के बीच के मीडियम के नेचर और सिस्टम ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अब कंडीशन ये में कि जब दोनों चार्ज के बीच एयर और वैक्यूम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नट होगा, तो उसके लिए फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। और जब हवा या निर्वात यानी एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई अदर मीडियम होगा तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि कूलम्स लॉ का दोनों फार्मूला, एक था एयर और वैक्यूम के लिए फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन था कि अगर दोनों चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो, चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो या फिर कोई और डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम हो, तो उस कंडीशन में अलग फार्मूला हो जाता है। तो उसमें एक सिंबल हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नट जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो ट्रिपल स्टार में हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, तो हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी देखें कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई हो जाएगा और F आके इधर भाग लग जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टे F इंटू R स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन का है वही एप्सिलॉन नट का भी फार्मूला हो जाएगा। तो डेट मीन्स एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। आप दोनों फार्मूला को एक करके देख सकते हैं। तो पहले हम लोग आएंगे यूनिट पर, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नट।
तो 1/4 पाई, पाई क्या है, पाई से बटे 7 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन। Q1 Q2 क्या है, चार्ज, तो Q1 यानी कूलम इंटू कूलम, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा पर न्यूटन, और मीटर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ऐसा यूनिट क्या हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आए हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट अभी हम जिक्र किए कि 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का ना तो डायमेंशन होता है ना तो यूनिट होता है। तो क्यों चार्ज, चार्ज का क्या होता है 80, और यहाँ भी क्या है चार्ज 80, या IT भी लिख सकते हैं, या आप क्या है फोर्स, फोर्स का क्या होता है mL/-2, और R डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है L²। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कहेंगे A² T² और बट्टे m, एक L और 2, तो L³ T⁻²। तो m ऊपर जाएगा तो m पर पावर क्या हो जाएगा -1, L ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3, T ऊपर माइनस ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस T⁻4 और A²। इस तरह से इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो गया m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A²। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसका फार्मूला भी जान गए, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट भी जान गए, डायमेंशन भी फार्मूला जान गए। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है। तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों बात को नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, SI को, डायमेंशन फार्मूला को, और इसका जो वैल्यू होता है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जब वैल्यू पुटअप किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसका मान आता है 9 × 10⁻9 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन जहाँ आएगा उसका वैल्यू हम लोग क्या पुटअप करेंगे 9 × 10⁻9। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड नंबरिकल्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।